फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। आप लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने के बारे में या तो सोच रहे हो या आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो, और ये बहुत बड़ा एक लाइफ गोल है। आपको बहुत सारी कमिटमेंट्स लगेंगी, आपका बहुत सारा टाइम लगेगा, एंड दिस कुड चेंज यू फॉर गुड। सो कंग्रेचुलेशंस। अब आज का जो हमारा वीडियो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एज टू हाउ शुड दे अप्रोच दिस एग्जामिनेशन। क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न रहता है, तो ब्रीफली हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड दिस विल गिव यू अ ग्रेट इंसाइट अबाउट दिस पेपर। Now myself, I am Shubhashish. I have given 3 mains and 1 interview, and I have about 5+ years of teaching experience. I am mostly a freelance educator. I go from one institute to another. Most of it is offline. I have also worked as on the back end, content developer हो गया, answer writing evaluation हो गया with leading test series. I have also worked as a content reviewer last level. ऐसा है कि चीफ एडिटर होता है ना जैसे, तो वैसे एट अनअकैडमी आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेड इनिशिएटिव्स। सो 55,000 60,000 लोग एक बार हमारा टेस्ट देते थे, तो उसके अकेडमिक साइड पे आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मैं लेके आ रहा हूँ और आपके साथ आज शेयर करूँगा कॉलेज स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बोलते हैं कि हमें IAS की तैयारी करनी है, तो टिपिकली 2 तरह के निकलेंगे। एक बोलते हैं कि हमको ना कोचिंग करनी है, कोचिंग करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन होगी, हम इंस्टीट्यूट जाएंगे, एक टाइम टेबल बनेगा हमारा, ठीक है, ऑल दैट, पेयर ग्रुप होगा हमारा। एंड द सेकेंड वन इज, कहते हैं यार पहले ना एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए सबको, वो बहुत अच्छी बात है। तो फ्री इनिशिएटिव्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे MCQs आते हैं, आंसर राइटिंग ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे पेयर इवैल्यूएशन होती है। देन देयर आर सिमिलर इनिशिएटिव्स ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं यहाँ पे। फिर यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, सो ऑल ऑफ दैट। अब जो कोचिंग करने जाते हैं उनको स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मिलती है, उनको बुक सेंट्रिक अप्रोच मिलती है, एंड वेल क्वालिफाइड टीचर्स आर टीचिंग देम। बट एट द सेम टाइम आप सब कॉलेज में हो, है ना, मोस्ट ऑफ योर डे गोज इन कॉलेज, थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें आप पढ़ाई करने लग गए। आपकी कोचिंग होती है 4 से 6, फिर ट्रैवलिंग टाइम 4 से 6 होता है, 6 से 7 होता है, वॉट एवर, ठीक है, आप समझ रहे हो उसको। सो यू हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। कहाँ से मिलेगा आपको, ऊपर से बीच में एग्जाम भी आ जाएंगे कॉलेज के। सो वेरी लिटिल टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, एंड यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग करनी है आपने, MCQ सॉल्व करने हैं, वो चाहिए। तो आपको स्किल एनहांसमेंट करने का टाइम नहीं मिलता। आप पढ़ के जाओगे और एग्जाम में जाओगे, आपको लगता है आप क्लियर कर जाओगे, बिल्कुल नहीं होने वाला वो, नॉट गोइंग टू हैपन। आपको खुद पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको पास्ट ईयर्स के साथ रिलेट करना है, एंड मे बी इन एडिशन टू दिस यू हैव टू डू ऑल दिस इनिशिएटिव्स ऑल्सो, एटलीस्ट सम ऑफ देम। एंड जो सेकेंड कैटेगरी थी हु इज एक्सप्लोरेटिव, ठीक है, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो इंक्विजिटिव है, वो करते तो बहुत कुछ है, उनको पता हो जाता है, बट दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं की ना प्रिपरेशन, तो जो यहाँ पे हो रहा था वो तो मिला नहीं। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक इनिशिएटिव मिला, आपको दूसरा मिला, आप वहाँ चले गए, इधर चले गए। मैं तो ऐसे बोलूँगा कि आप ना एक टेबल टेनिस में जैसे पिंग पोंग बॉल होती है ना, एक इनिशिएटिव आया, आप इधर गए, इधर से बाउंस होके फिर इधर आ गए। सो जैसे इनिशिएटिव आते हैं आप इधर से उधर भाग जाते हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, एंड इट हैज हैपेंड विद अस ऑल्सो, इट हैज हैपेंड विद अस। तो इससे यही होता है कि आपको एक प्लान्ड वे में, एक आपको कॉन्क्रीट नहीं मिलता। आप एफर्ट तो बहुत लगाते हो, पर आपको एंड रिजल्ट ऑब्वियसली नहीं मिलता उस तरह का। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे भी आपका टाइम लग रहा है बहुत, यहाँ पे कोचिंग वाले में, यहाँ पे भी लग रहा है, बट रिजल्ट बहुत कम चांसेस है यू विल डू गुड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू डू दिस, और एटलीस्ट यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिमांड ऑफ द एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिमांड बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, और एटलीस्ट ऑन द कोर्स ऑफ ए प्रिपरेशन। बिकॉज मैंने कितनी बार देखा है कि उनको स्टूडेंट्स को GS1 GS2 जो सिलेबस होता है वही क्लियर नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो टिपिकली आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस होगा, मेंस क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू होगा।
प्रीलिम्स इज काइंड ऑफ क्वालिफाइंग। आप जितने मर्जी मार्क्स ले आओ कोई काउंट नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स काउंट होते हैं वो मेंस और इंटरव्यू के काउंट होंगे आपके। तो ये होता है प्रीलिम्स, ये आपका मेंस हो गया और आपके मेंस और इसके मार्क्स यहाँ पे काउंट होते हैं। तो 1750 आपके मेंस के मार्क्स है एंड 275 पर्सनालिटी टेस्ट के। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो प्रीलिम्स को अगर हम देखें यहाँ पे, इसका बेसिक ये रीज़न है कि बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे, तो उनको एमसीक्यूज दे दिए ये सॉल्व करो, मोस्ट ऑफ देम विल हैव गेट रिजेक्टेड क्योंकि इतनी जनसंख्या है। मेंस के लिए सीट्स लिमिटेड है, मेंस में सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होती है, एसे टेस्ट होता है, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत लगती है। तो नेचुरली द वे इट इज डिजाइंड दैट प्रीलिम्स इज मोर ऑफ अ रिजेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स में बेसिक फोकस होता है आपको रेस में कैसे रहना है। अब देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर आते हैं ऑफ 200 मार्क्स ईच। तो एक पेपर होता है पेपर 1, हम पेपर 1 तो बोलते नहीं है नॉर्मली में, हम बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर, और दूसरे को हम सी सैट बोलते हैं, बट सी सैट एक्चुअली पेपर 2 होता है। तो जनरल स्टडीज पेपर में आपको सारा कुछ ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आती है, बस सोशल साइंस वाली। ठीक है, वो आपकी जीएस में आती है। हाँ, साइंस एंड टेक आप थोड़ा सा ले लो तो ये सारा आपका जीएस में आ जाएगा। जो भी इसमें एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपके आते हैं। फैक्ट बेस थोड़ा कम रहता है, एनालिटिकल ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में नहीं जाएंगे। अगर बोलो कि गवर्नमेंट ने कितना बजट अलोकेट किया था, वैसे नहीं आपको पूछेगा। और अगर फैक्ट पूछेगा तो कॉमन सेंस से वो निकल जाएगा। जैसे कि एनएफसी, आजकल एनएफसी तो बहुत कॉमन हो गया, जब नया आया था तब पूछा था। तो एनएफसी की रेंज कितनी होती है, अब आपको पता है टैप एंड गो जो होता है वो एनएफसी पे चलता है। ठीक है, तो इसका जीएस का ये अप्रोच है यहाँ पे। अब आते हैं सी सैट का। सी सैट इज क्वांटिटेटिव, आपका मैथमेटिक्स वाला जो हो गया, ठीक है, कॉन्ट्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया एंड लैंग्वेज पेपर हो गया। तो ये आता है, पर इसको क्वालिफाइंग कर दिया है, मतलब आपको 200 में से आपको सिर्फ 66.6 मार्क्स लेके आने हैं। उसको 67 बोल दो, सिंपल है। 67 मार्क्स आपको लेके आने हैं आउट ऑफ 200। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि मैंने देखा है आप कम से कम आपको 40 क्वेश्चन सही करके लाने हैं 80 में से, टू बी वेरी श्योर कि आप पास कर रहे हो। और इसमें ऐसा होता है बहुत बार स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर जाते हैं सीसैट को और फेल करते हैं। यहाँ पे बहुत होता है, अच्छे कॉलेजेस वालों का भी जिनका एप्टी वो अच्छा होना चाहिए, दे कोलैप्स। तो यहाँ पे आपका जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें सिर्फ जीएस में आपने कितना स्कोर किया, सिर्फ उसी की कट ऑफ काउंट होती है। तो जब बोलते हैं कि कट ऑफ 100 गई, कट ऑफ 105 गई, कट ऑफ 95 गई, दैट इज ओनली फॉर दिस पेपर ओवर हियर। ठीक है, तो ये है आपका प्रीलिम्स का पेपर। अब मेंस को देख लेते हैं यहाँ पे। तो मेंस में टिपिकली अगर आप इसको कैलेंडर का भी देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा कैलेंडर भी बता देता हूँ। 5-6 दिन में स्प्रेड आउट होता है आपका, वीकली पूरा होता है मेंस का पेपर, बहुत सारे एग्जाम्स है। तो आपके इनिशियली आपका एसे पेपर होगा एंड क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे। क्वालिफाइंग पेपर्स मतलब आपके लैंग्वेज पेपर्स, इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है कि आप पूरा पेपर अपना इंग्लिश में दोगे, तो आपको एक इंडियन लैंग्वेज में भी आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश टिपिकली इंग्लिश होता है और हिंदी होता है। इसमें आपको सिर्फ पास होना है। ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स आपके एग्रीगेट में काउंट नहीं होंगे। पर इसमें भी निगलेक्ट नहीं करना है, हिंदी में लोग फेल होते हैं। तो हिंदी जैसा आप इंग्लिश में लिखते आ रहे हो, आप हिंदी थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ, थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, इसमें आपको फेल नहीं होना, बिकॉज फिर आपको बाकी पेपर चेक होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे पेपर 1 लिखा है। पेपर 1 मतलब एसे पेपर। ऐसे मतलब आपके 2 एसेस मिलते हैं आपको एक, और आपको 2 एसेस लिखनी होती है आउट ऑफ अ चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, बंडल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपको 2 एसेस लिखनी होती है, अबाउट 1250 वर्ड्स में आपको लिखनी होती है एक ऐसे। वो हम आपको आगे बताएंगे कैसे करना है, उसका स्किल क्या होता है, एक टॉपिक को कैसे ब्रेक करना है, कंपार्टमेंटलाइज करना है, उसको कैसे एलैबोरेट करना है, विल टीच यू ऑल दैट। ओके, सो ऐसे आफ्टर द ऐसे पेपर देयर इज जनरल स्टडीज पेपर। तो आप देख लीजिए GS 1, 2, 3 एंड 4 जो कैलेंडर निकलता है ना इसका, जब फाइनल डेट शीट निकलती है आपके मेंस के एग्जाम पे, तो GS 1, GS 2 एक दिन में होता है। ठीक है, एक दिन में।
तो सुबह आपका एक शिफ्ट में आपका GS1 निकलेगा, फिर आपका GS2 होगा। अगले दिन इफ़ यू लकी आपकी छुट्टी मिलेगी, नहीं तो साइड बाय साइड भी हो सकता है, तो GS3 एंड GS4। और फिर आपका आता है ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं है कि आपको बीच में छुट्टी मिलेगी, ज़रूरी नहीं है, और अगर आपको छुट्टी मिल भी जाए आपको ज़्यादा कर नहीं पाओगे उसका, क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट सिलेबस है यहाँ पे। अब एक बार सिलेबस ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो GS1 में मेरी अपनी वोकैबुलरी यहाँ पे, तो GS1 में बोलता हूँ कि स्टैटिक है, जो आपको बुक से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। अब जो आप यहाँ पे हिस्ट्री देख रहे हो, एक ट्रेंड है कि मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न और वर्ल्ड पे फोकस रहता है। यहाँ पे भी इसको ध्यान से पढ़ो, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। तो सॉरी, वर्ल्ड यहाँ एंड तो अलग हो गया ना, तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडियन तो आएगा ही, बाहर का भी आ रहा है। तो एक तो ये हो गया, तो मॉडर्न आता है, पर एंशियंट और मेडिवल भी आता है, अच्छा खासा वेटेज आता है उसका। एंड देन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का मतलब भी यही है, आपकी विरासत, हेरिटेज को अगर आप बोलो तो हमारी जो लेगेसी है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, तो उसके बारे में आएगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ इट कैन बी प्रिपेयर्ड वाया द NCERT, पर इसमें ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। चोला टेम्पल्स बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ज़रा गूगल पे कीजिए, बहुत सुंदर है। चोला टेम्पल्स ड्राविडियन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, अगर आगे पढ़ेंगे तो वो बताएगा आपको। ये बोलता है, क्वेश्चन आपका मेंस में आया, दैट चोला आर्किटेक्चर remarks a high watermark in the evolution of Dravidian architecture. Evolution of Dravidian architecture मतलब आपको Dravidian architecture तो पता ही चलना चाहिए, वो तो हर कोई बता देगा, मतलब जो सीरियस वाले हैं वो याद करके लिख लेंगे, पर एवोल्यूशन कैसा हुआ। सो फ्रॉम रॉक कट आर्किटेक्चर टू द पल्लवा आर्किटेक्चर, जो उनसे पहले की डायनेस्टी थी, से चोला तक आए, तो वो एवोल्यूशन, वो ट्रांजिशन कैसा हुआ, दैट यू विल हैव टू लर्न टू कोरिलेट। आपको वो पहले से, इनफैक्ट आपको पहले से करना जाना पड़ेगा। एंड हियर यू नीड एन एक्चुअली इनपुट, कोई आपको बताए यहाँ पे कि कैसे करना है इसको। आप इसके बुक्स में देखेंगे पास्ट ईयर, आपको सिर्फ बताएगा चोला आर्किटेक्चर के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में नहीं देखेगा। आप अगर सॉल्व वाले में देखते हो या कोई भी फ्री इनिशिएटिव में देखते हो, चेक करना। अभी GS2 जो भी गवर्नमेंट करती है, तो सिंपल है मेरे लिए ऐसे बताना। एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी आप पढ़ते हो, गवर्नेंस, पॉलिटी। देन गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए क्या कर रही है, सोशल जस्टिस। एंड गवर्नमेंट बाहर विदेश में क्या कर रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, एम्पावर करने के लिए क्या कर रही है, दैट इज सोशल जस्टिस। अदरवाइज कोई पूछे ग्लोबलाइजेशन ऑफ वुमेन पे क्या कोरिलेशन है, या व्हाट इज द डबल बर्डन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन, ये सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचो कि मैं सोसाइटी पढ़ के खेला क्या बुक से, नहीं होगा, आपको उसको कोरिलेट करना आना चाहिए। चलिए अब GS3 में अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है आपको इकोनॉमिक्स पूछ रही है, नहीं, जो चीज़ें नॉर्मल हो रही है, बजट के अंदर हो रही है, बेसिक चीज़ें, वो आपको आनी चाहिए यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं। आपको कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं करवा रहा, कोई बेसिक चीज़ें। इकॉनमी और सोसाइटी पे क्या फ़र्क है, इकॉनमी और पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट यू शुड नो। टेक्नोलॉजी, जो भी रह जाता है वो सब इसमें आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी था, यहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया। इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। लास्ट वाला एथिक्स है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब एथिक्स का अगर आप पेपर देखोगे तो इसमें दो होते हैं, एक होता है थ्योरी पार्ट ए, ठीक है, 250 मार्क का है ना, तो 125 इसका थ्योरी होता है, थ्योरी पार्ट होता है, और एक होता है आपका केस स्टडी, रियल टाइम सिचुएशंस जो थी उसकी थोड़ी कहानी वानी बना के उसको आपको पूछते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेज योर एप्टीट्यूड एज अ सिविल सर्वेंट, आप आगे जाके आप क्या करते हो सिचुएशन में। सो दे, ये उस लिहाज से बना हुआ है, ठीक है। तो अबाउट 4 से 5 आपको केस स्टडीज यहाँ पे मिलती है। हाई प्रेशर सिचुएशन होता है, आप आखिर में इसको शायद दे रहे होंगे, पार्ट ए करके पार्ट बी, टाइम टिक 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 करता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है ऑप्शनल, एंड आपका मैं एक थोड़ा फ्रेम ऑफ माइंड भी बता देता हूँ, इससे आपको शायद लगता है कि यार शायद ठीक नहीं हुआ,
शायद मैंने थोड़े कम वर्ड्स थे, शायद मैंने थोड़ा ठीक से नहीं किया, और ऐसे में खुद को गेज करना मुश्किल होता है। अगले दिन आया GS1, GS2, है ना, धीरे धीरे करके अब थोड़ा थोड़ा ये शायद ठीक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शायद आपने ठीक किया था, शायद सबका खराब हुआ था, पर आपको अब मन में डाउट आ रहा है। इस टाइम पे आपको सेल्फ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट में आया ऑप्शनल, शायद एक दिन की छुट्टी मिलेगी, शायद उसी दिन हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, और ये आपका पूरे कॉलेज का सिलेबस पूछने वाले हैं ऑप्शनल में। जो भी आपने तैयारी करी है, या तो आपने अलग से कर लिया तो अलग बात है, ठीक है। मान लो आप इंजीनियरिंग से हो, आपने बोला हिस्ट्री ऑप्शन करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और इफ़ यू आर फ्रॉम कॉलेज वाला, तो कॉलेज का सिलेबस, BA लेवल का सिलेबस, वो आपको यहाँ पे पूछता है। सो दिस इज द वन दैट इज मोर एंड मोर ऑफ दिस स्टैटिक, मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन मेमोरी। और इस पे जितना मार्क्स आप खींच सकते हो आप खींचने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब जनरल हो जाते हैं, मार्क्स भी जनरल आते हैं जनरल स्टडीज के, बट इट इज़ ऑप्शनल, इट इज़। अच्छा, एथिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अपने मार्क्स को बढ़ावा दे सकते हो, लेकिन यहाँ तक दिमाग आपके साथ थोड़ी गेम्स खेलनी शुरू कर देता है, एंड आपके पास टाइम भी नहीं रहता, प्रेशर में होते हो, इतना प्रेशर के थ्रू निकले हो, अब आपके रिस्पॉन्सेज वीक हो जाते हैं। शायद आप नॉर्मल सिचुएशन में अच्छा करते हो, पर अभी इतना अच्छा शायद नहीं कर पाओगे। तो ये एक रियलिटी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। मेरिट आएगा, मेरिट के बाद आपका इंटरव्यू। अब एक बार देख लेते हैं यूपीएससी खुद क्या बोल रहा है अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। तो बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ असेस करना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स ऑफ अ कैंडिडेट। हम नहीं चाहते कि कोई पढ़ाई या रट्टू तोता बन जाए, हम नहीं चाहते ये। हम नहीं चाहते कि कोई स्पेशलाइज स्टडी चाहिए, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो वेल एजुकेटेड है, उसको जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि विदाउट एनी स्पेशलाइज स्टडी का मतलब ये नहीं है कि स्टडी चाहिए नहीं है, स्टडी तो डेफिनेटली चाहिए। इट इज जस्ट टेस्टिंग अ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर रेलेवेंट फॉर अ कैरियर इन सिविल सर्विसेज, राइट। सो विद ऑल ऑफ दैट उनको आपका एप्टीट्यूड यहाँ पे देखना है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि अपनी वो जो पेज भरने वाली आदत है जो आप एग्जाम्स में लेके जाते हो, है ना, कॉलेज में पेज भर के हो तो मार्क्स मिलेंगे, वो सब नहीं करना है यहाँ पे। यू हैव टू राइट रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सकिंट आंसर्स। मतलब अगर आपका 250 वर्ड का वर्ड लिमिट था, और अगर आप 100 वर्ड में भी ठीक से बता पा रहे हो सारा कुछ, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हमें बताता है, वो बोलता है कि जो सिलेबस है ऑप्शनल का वो सिंपल है, कि जो बैचलर्स डिग्री में है, ठीक है, मान लीजिए आप BA कर रहे हो, तो जो आपने BA में पढ़ा है उससे थोड़ा सा ऊपर हम पूछेंगे आपको, थोड़ा सा ऊपर, हायर देन BA, लोअर देन द मास्टर्स डिग्री। और अगर आप इंजीनियरिंग, MS, मेडिकल साइंस, लॉ वगैरह कर रहे हो जो ऑलरेडी 3 साल से बड़े कोर्सेज हैं, तो हम आपको जितना आपका सिलेबस है उतना ही पूछेंगे। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हुए तो प्लीज लिंक इट विद योर प्रिपरेशन, अभी से लिंक कर दो उसको। इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, इफ यू कैन डू इट विद दैट, ऑसम, दैट विल बी ग्रेट। नहीं तो फिर बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा एडिशनल एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। और वो अगर आप ये कर पाए तो 500 मार्क्स का आपको फायदा है। आपको सिर्फ GS पे फोकस करना है, ऑप्शनल आपको सिर्फ रिवाइज करना है, एंड यू हैव टू ओनली प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स जैसे जैसे आए वैसे ही आ रहा है पेपर, ठीक है। आप उठा के देखिए, पॉल साइंस का उठा के देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग का उठा के देख लीजिए, मेडिकल साइंस का, उसी पैटर्न पे आ रहा है। बस एक बार प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर दीजिए, इसको खुद अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, प्रोफेसर से अपने कॉलेज के चेक करवा लीजिए। अब यहाँ पे वी हैव कम अप विद दिस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, सो कंसिडरिंग ऑल द इश्यूज दैट ईदर यू कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैव, कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स, और जो अपना एक्सप्लोरेटिव है थोड़ा से, तो दोनों की अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स है, अपने अपने कमिटमेंट्स है, देयर आर सम इश्यूज ऑल्सो। सो वी विल हेल्प यू विथ योर प्रिपरेशन, ठीक है। जो गैप आ रहा है बिटवीन व्हाट इज स्टडीड एंड एक्चुअल एग्जामिनेशन, कोचिंग के बाद भी, तो हम कोचिंग में जो आपने पढ़ा है उसको वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, दैट विल डू फॉर यू। इनफैक्ट आप हमको कोचिंग का ही अपना टाइम टेबल दे दीजिए, तो हम उसी में आपको अकोमोडेट करके विल मेक यू अ टाइम टेबल ओवर हेयर। सो पर्सनलाइज टाइम टेबल, एंड सेम ओवर हेयर ऑल्सो। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको स्ट्रक्चर बना के देंगे। Therefore you will have stage wise and structure preparation, और स्ट्रक्चर करते हो तो आपको रिजल्ट भी पता लगेगा कि मैंने इतना एफर्ट किया था तो उसको इतना आउटकम आया मेरा। Then there will be one-on-one mentorship sessions
एंड आई विल बी टेकिंग दो सेशंस, ठीक है. सो मैं आपसे लूँगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. इनफैक्ट लाइक आई टीच एथिक्स, गवर्नेंस, हिस्ट्री, तो मेरा वो सारा एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो हेल्प नॉट जस्ट इन द स्ट्रक्चरिंग बट ऑल्सो ये आंसर राइटिंग में ये पर्सपेक्टिव ऐसे लाना चाहिए था, राइट. सो आई कैन डू दैट फॉर यू. सो आई हैव दैट इनसाइट, आई विल बी एबल टू हेल्प यू मच बेटर. और मेरा जो पर्सनल इंटरवेंशन होगा दैट विल रियली हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन. 24/7 डाउट क्लियरेंस एंड आंसर राइटिंग. तो आंसर राइटिंग मैंने अभी आपको बताया. सो ऑल दिस एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹5,000. तो जो इंटायर आपका जो साइकिल है प्रिपरेशन का, ठीक है, आप कॉलेज गोइंग हो तो नेचुरली आप शायद 2023 आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो 2024 करोगे या 2025 करोगे, तो वो पूरा साइकिल वी विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस ओवर हियर. वीकली हमारे फॉलोअप्स रहेंगे आपके साथ, ठीक है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपका टाइम टेबल पे कहाँ हो आप. इनफैक्ट वील ऑल्सो प्रोवाइड यू क्यूरेटेड कंटेंट, ठीक है. जो आपको कंटेंट चाहिए, आपको क्यूरेटेड मतलब जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करके देंगे. या आपको कोई नई बुक्स लेनी है जो स्पेसिफिक है सिविल सर्विसेज, वो देंगे. और अननेसेसरी आपको कंटेंट का बोझ नहीं डालेंगे आपके ऊपर. सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर इनिशिएटिव, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई फ़ोन नंबर. व्हाट्सएप करना, कभी कभी क्लास होती है, साइलेंट पे होते हैं, सो व्हाट्सएप कर देना. आई विल रीच आउट टू यू एंड वी कैन शेड्यूल अ मीटिंग एज टू हाउ टू what are your issues and how we can help you with that. And there is a Google form also, तो आप उसको fill in कर दीजिएगा अपने डिटेल्स के साथ. So that will again give us good insight, ठीक है, ताकि हम आपको कैसे issues को एड्रेस कर सकते हैं. तो ये सब आपके लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है and that will really benefit. जो आपके जो gaps आ रहे हैं in your preparation, that will be filled and आपको एक दिशा मिलेगी, आपको एक तरीका मिलेगा कैसे प्रिपेयर करना है. आप बिना कोचिंग के करना चाहते हैं, बिना कोचिंग के कर सकते हैं. आप कोचिंग के साथ कर रहे हो, वो भी होगा. वी विल अडेप्ट टू इट. सो दिस इज पर्सनलाइज्ड, दिस इज 1-to-1. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.